नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रायपुर से सबसे पहले इस वक्त एक बड़ी जानकारी। मासूम की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 14 साल के नाबालिग पर हत्या का आरोप है। जांच में रेप कर हत्या करने का खुलासा हुआ है। दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या हुई है। घर से कुछ ही दूरी पर इस बच्ची की लाश मिली थी। साथ ही साथ सट्टू में नाबालिग की हत्या का मामला, जिसको लेकर पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही थी। खुलासा इस मामले में हो चुका है। आरोपी नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना स्थल पर आरोपी को पुलिस लाएगी, क्राइम सीन रिक्रिएट करवाएगी पुलिस, और उसके बाद देखा जाएगा किस तरह से नाबालिग ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। 7 दिसंबर को थाना विधानसभा क्षेत्र के एक कॉलोनी से 8 साल की बच्ची की मिसिंग होने की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट पे पुलिस ने काम करना शुरू किया और आसपास के एरिया में चेक करना, वहाँ के लोगों से बात करना, वो सब प्रक्रिया जारी थी। 5 दिन के बाद बॉडी बरामद हुई बच्चे की, वहाँ से अलग एक दूसरी कॉलोनी में एक जगह पे। तो जब हत्या की जानकारी मिली तो उसके हिसाब से फिर उन दोनों एरिया के बीच के, जहाँ से बच्चे गुम हुई थी और जहाँ पे बॉडी मिली, उसके बीच के एरिया की पूरी छानबीन की गई और इस प्रकरण में अंततः एक जो अपचारी बालक है उसकी गिरफ्तारी हुई है। 14 वर्ष का बालक है जो उसी ब्लॉक में रहता था जहाँ की जो मृतिका है निवासी, उसी जगह पे ये रहता था और उसने उस बच्चे की हत्या की है और हत्या के साथ साथ उसके साथ दुष्कर्म करने की भी जानकारी शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने दी है। तो उसे पूछताछ में उसने बताया है, उसने अपना अपराध भी कबूला है और इस घटना की फिर पूरी जानकारी उसने दी है। तो उसे गिरफ्तार किया गया है। जो अपचारी बालक है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसका पिता भी पॉस्को के केस में पहले जेल जा चुका है। वो भी उसी का पुत्र है, ये लड़का जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। और बिलासपुर से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोटा रोड पर एक संदिग्ध लावारिस कार मिली है। भरनी परसिदा के पौड़ी गांव से कार पाई गई और शूटर्स की कार होने की आशंका प्राथमिक तौर पर कार के नंबर प्लेट से भी छेड़छाड़ की गई है और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। कार से शूटर्स की आने की जांच में ये जानकारी मिली थी और कार को अब सकरी थाना लाया गया है। कांड के मामले में पुलिस की अलग अलग टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं और आज सुबह पुलिस को भरनी के पास में एक संदिग्ध अवस्था में गाड़ी मिली थी ब्लू कलर की। ये वही कार है जिसे अब से कुछ देर पहले ट्रैफिक विभाग की क्रेन के जरिए सकरी थाने लाया गया है तस्दीक के लिए और गाड़ी का नंबर है CG10F1372। ऐसा बताया जा रहा है ग्रामीणों के मुताबिक कि आज सुबह ग्रामीणों ने इसे भरनी के परसदा के पास में इस कार को देखा था। ये कार वहाँ पर मिली थी और जैसा कि जो जानकारी मिल रही कि जो हमलावर आए थे वो कार में थे, ब्लू कलर की कार थी। ऐसे में पुलिस का संदेह इस पर जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी इस बारे में तस्दीक कर रही है। ऐसे में उस घटना में इस कार का उपयोग हुआ है या नहीं हुआ है, इस बारे में भी फिलहाल पुलिस कुछ नहीं कह रही है। लेकिन चूंकि जो कलर बताया गया प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कि कार का कलर नीले रंग का था, उसी लिहाज से कार को यहाँ पर लाया गया है और उसकी तस्दीक की जा रही है। खास बात और इसी गाड़ी से जुड़ी हुई जो जानकारी मिल रही है, न्यूज़ 18 आप तक ये एक्सक्लूसिव जानकारी पहुँचा रहा है कि ब्लैक कलर का जो ये शीशा चढ़ाने के लिए ये शॉप में 24 दिसंबर के शॉप में गई थी, जहां पर कि काले रंग का शीशा चढ़ाने की बात भी कुछ लोगों ने की थी। उस दिशा में भी पुलिस की टीम जो है जांच कर रही है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। चलिए, ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी विनोद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद, आपसे हम जानकारी चाहेंगे, क्या है इस कार में ऐसा कि संदिग्ध माना जा रहा है कि इसी कार से आरोपी आए होंगे? विनोद, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, कोशिश करेंगे हम संपर्क करें विनोद से। लेकिन ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं इस कार की। नंबर प्लेट से छेड़छाड़ हुई है, ये भी आशंका है, क्योंकि प्राथमिक तौर पर पुलिस अब जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट तौर पर कह पाएगी। जो प्राथमिक तौर पर आशंका है प्रत्यक्षदर्शियों की अगर मानी जाए तो नीले रंग की कार थी और लावारिस हालत में जब इस संदिग्ध गाड़ी को पाया गया तो पुलिस ने इसका कनेक्शन संजू त्रिपाठी हत्याकांड से जोड़ा है। अब देखना होगा क्या कुछ पुलिस की तरफ से इस पर आधिकारिक तौर पर कहा जाता है। शूटर्स की कार होने की आशंका, नंबर प्लेट से भी छेड़छाड़ हुई है, नीली रंग की कार है और इसलिए यही अंदेशा पुलिस को कि इसी कार में हो सकता है आरोपी आए हों, शूटर्स आए हों।
और संजू त्रिपाठी की हत्या की गई कल, उसमें इसका कनेक्शन हो सकता है। सहयोगी विनोद का एक बार फिर से हम रुक करेंगे। विनोद, क्या कुछ जानकारी अभी तक इस कार को लेकर और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है अभी तक? देखिए अवंतिका, कल इतने बजे ही जो है वो घटना हुई थी सकरी बाईपास में और लगभग 24 घंटे से भी ज़्यादा का समय अब बीतने को है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें मामले में तो पुलिस के हाथ खाली ही हैं। बहुत ज़्यादा कुछ अहम सुराग जो है वो पुलिस के हाथ नहीं लगा है। आज सुबह जो सकरी बाईपास कोटा रोड पर जो गाड़ी मिली थी, कार मिली थी, उसके बारे में भी पुलिस बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं कह रही है कुछ भी, क्योंकि पुलिस को अभी संदेह है कि शायद ये आरोपी ने इस्तेमाल की हो। लेकिन ऐसी कोई चीज़ें जो हैं उस कार के ज़रिए बरामद नहीं हुई। हालांकि कार के जो नंबर हैं उसके ज़रिए पुलिस आरटीओ ऑफिस से संपर्क करके ये तलाशने की कोशिश कर रही कि कार का असल मालिक कौन है और ये वहाँ पर कार क्यों छोड़ी गई, किस कारण से छोड़ी गई। तो इस कार का उपयोग शूटरों ने किया था या नहीं किया था, इसमें आरोपी भागे थे या नहीं भागे थे, इस पर फिलहाल पुलिस ने अभी चप्पी साधी हुई है। अभी बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। जहां तक पूरे मामले की बात करें तो पुलिस ने कल से लेकर अब तक करीब 1 दर्जन टीमों को अलग अलग ठिकानों पर भेजा है दबिश के लिए। कुछ टीमें प्रांत से बाहर भी गई हैं, लेकिन उसके बाद ही पुलिस कुछ अभी निर्णय तक नहीं पहुंची है। जहां तक जो मृतक का भाई है कपिल त्रिपाठी, वो कल से फरार बताया जा रहा है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है और पुलिस को अभी प्राथमिक तौर पर यह कहें कि शक जो है कपिल पर है, क्योंकि 4 दिन पहले कपिल ने ही एक FIR दर्ज कराई थी कोतवाली थाने में कि संजू त्रिपाठी जो है वो उस पर जान पर हमला कर सकता है। जी ठीक है, शुक्रिया आपको विनोद इस पूरी जानकारी के। हालांकि तफ्तीश के बाद ही पुलिस कुछ स्पष्ट तौर पर कह पाएगी। आगे बढ़ते धमतरी से एक बड़ी खबर है। मकई गार्डन में हत्या मामले का खुलासा हो चुका है। मृतक का दोस्त ही आरोपी निकला है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब प्राकृतिक संबंध बनाने को लेकर विवाद हुआ था, दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि पत्थर और चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से तालाब में लाश को फेंक दिया गया था। और बात करेंगे बेमेतरा की। पुलिस को चुनौती देने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। आरोपी के साथ 2 साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस को चैलेंज दिया था कि 18 दिसंबर को एक और हत्या करने वाला है। आरोपी ने अपने आप को किंग लिखा था, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में। और अब महासमुंद से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल ने सिरपुर को बड़ी सौगात दी है। सिरपुर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खुलेगा। पासित में हाई स्कूल तुमगांव भी खोला जाएगा और तुमगांव को उप तहसील बनाने की भी घोषणा सीएम कर चुके हैं। तुमगांव में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की भी शुरुआत होगी। तमाम घोषणाएं सीएम की तरफ से हुई हैं। महासमुंद शहर के बाहर बस स्टैंड बनेगा। 52 केरा से रामा डबरी तक सड़क निर्माण भी कराया जाएगा। सिरपुर में तो कुछ देख जाऊं तो सबसे पहले सिरपुर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना करें घोषणा, और ग्राम पासित में हाई स्कूल के घोषणा, ठीक है। तुमगांव में उप तहसील की स्थापना और तुमगांव से महासमुंद सड़क के चौड़ीकरण की स्वीकृति। तुमगांव में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और महासमुंद शहर के बाहर में बस स्टैंड बनाना है। 52 केरा से रामा डबरी सड़क निर्माण, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और महासमुंद की ही आगे बात करेंगे। शेर गांव पर जब सीएम भूपेश बघेल पहुंचे तो मन्नूलाल साहू के घर पर सीएम ने भोजन किया और भोजन करने के बाद आम लोगों से उन्होंने भेंट मुलाकात की है। शेर गांव पहुंचे हुए थे सीएम भूपेश बघेल। महासमुंद की बात कर रहे हैं। मन्नूलाल साहू के घर पर उन्होंने भोजन किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की भी। और उसके बाद आम लोगों से मुलाकात भी करने के लिए पहुंचे थे। लोगों से योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली। और आरक्षण संशोधन विधेयक पर पेच फंस चुका है। राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन विधेयक से जुड़े 10 बिंदुओं पर सरकार से जानकारी मांग ली है। राजभवन ने सरकार से पूछा है कि क्या आरक्षण विधेयक पारित होने के पहले SC/ST को लेकर क्वांटिफाइबल डेटा तैयार किया गया था। राजभवन ने आरक्षण पर प्रतिशत 50% से अधिक किए जाने के लिए विशेष और बाध्यकारी परिस्थितियों का विवरण उपलब्ध कराने की भी मांग की है और इसके साथ ही 58% आरक्षण रद्द किए जाने के उच्च न्यायालय के निर्णय के 2.5 महीने बाद
आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाए जाने के संबंध में भी कोई विशेष डेटा संकलित किया गया था, इसकी भी जानकारी मांगी है। SC/ST के व्यक्ति किस तरह राज्य में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसका भी डेटा मांगा है। SC/ST से पिछड़ापन जानने के लिए क्या सरकार ने कोई कमेटी बनाई है, इसकी भी जानकारी उन्होंने मांगी है। साथ ही साथ विधेयक में EWS का उल्लेख नहीं होने पर भी नाराजगी जाहिर की है। और महासमुंद से एक और बड़ी जानकारी। आरक्षण मामले पर सीएम भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है। राजभवन से 10 बिंदुओं पर जो जवाब मांगा गया है उसको लेकर जल्द ही जवाब देंगे, उनकी तरफ से कहा है। और राजभवन को सरकार जवाब जरूर भेजेगी, भूपेश बघेल कहते हुए नजर आए। हैं और उसके हम लोग तत्काल उसको जवाब भी दे देंगे। ऐसी कोई बात नई बात। पहली बात तो ये है कि जो 76% आरक्षण है, पहले सुप्रीम कोर्ट ने 50% का सीलिंग लगाया था इंदिरा साहनी जजमेंट में। उसके बाद भारत सरकार ने खुद EWS का 10% बढ़ा दिया। तो अभी मैं राज्यसभा में मनोज जो आरजेडी के सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य, उसका मैं स्पीच सुन रहा था। उन्होंने कहा कि भाई ये इंदिरा साहनी और दूसरे जो जजमेंट है अब वो समसामयिक रहा नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने खुद उसको सीमा को बढ़ा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान लिया है। तो 50 का 60 हो गया। तो जब 60 हो गया है और इंदिरा साहनी जजमेंट में भी आप देखेंगे तो उसमें फैसला दिया गया है कि यदि राज्य में, चूंकि भारत सरकार में तो ये करीब 15.5% अनुसूचित जाति को, 7.5% अनुसूचित जनजाति को और 27% पिछड़े वर्ग को दिया गया है। तो अब खुद ही बढ़ा दिए हैं, तो रिलेवेंट तो रहा नहीं वो। तो इसमें सब 60% बढ़ा दिया है। और उस जजमेंट में भी कहा गया है कि यदि राज्यों में यदि विशेष परिस्थिति बनती है तो राज्य सरकार वो कारण बताते हुए बढ़ा सकते हैं। यदि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो छत्तीसगढ़ में वैसे 44% जंगल है। 5000 गांव जो जंगल से सटे हुए हैं, जंगलों में जो गांव हैं वो तो है ही, लेकिन 5 किलोमीटर के परिधि में भी करीब 5000 गांव हमारे आते हैं। तो इनके जो जीवन स्तर में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव तो है नहीं, वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती जो अन्य लोगों को मिल पाता है। तो पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति आप जंगल में चल दें तो वही स्थिति है, चाहे यादव बोले, चाहे वो साहू बोले, चाहे वो कलार हो, मरार हो, कुम्हार हो, लोहार हो, पनका हो। इनके जीवन स्तर में मैं तो कुछ जाति केवल नाम के लिए बता दें, उसके अलावा भी बहुत सारी जातियां निवास करती है, तो उनको भी इसका लाभ नहीं मिल पाता। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद में छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सियासत मची हुई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राजभवन में आरक्षण संशोधन विधेयक आया और उस पर दस्तखत नहीं हुए, तो उसके बाद बीजेपी कांग्रेस के साथ में पूरे प्रदेश भर की नज़र राजभवन पर टिकी हुई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, हर ओर से सवाल इस बात को लेकर है, सबकी निगाह इस बात पर है कि राजभवन में जो आरक्षण संशोधन विधेयक है वो है, दस्तखत कब होंगे? देखिए, मैं लगातार सभी मीडिया वालों को और कल इंटरव्यू के माध्यम से और न्यूज़ के जो अखबार हैं उसमें सारी मेरी बातें छप गई है कि आखिर में क्यों नहीं इसको अभी लंबित रखा है। तो मैंने कुछ बिंदुओं के ऊपर सरकार से प्रश्न पूछा है कि जब 58 वाला जो आरक्षण था, हाई कोर्ट ने उसको अवैधानिक घोषित किया है और आपने 76 ले आए हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि वो भी मैं जानना चाहती, क्योंकि 58 वाला मामले को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और सरकार भी गई है सुप्रीम कोर्ट, तो उसके लिए भी उन्होंने उस 58% आरक्षण को बहाली करने की दिशा में भी इन्होंने सरकार के द्वारा क्या पहल की गई। अब 76% का मामला उठता है, तो अगर मतलब ये भी इसकी भी तैयारी में जानना चाहती हूँ कि जब 58 का अवैधानिक हो गया तो 76 की क्या तैयारी। तो मैंने सरकार के लिए कुछ प्रश्न जो मेरे लीगल वो
एडवाइज़र ने जो अभिमत दिया था उसके आधार पर मैंने पूछा है प्रश्न, और यदि इसमें मैं जल्दबाजी करके और इस पर साइन कर देती हूँ तो दूसरे दिन लोग कोर्ट में पहुँच जाएंगे, निश्चित पहुँचेंगे। कोर्ट से स्टे आ गया तो फिर वही पूर्ववत स्थिति होगी, जो भी होगा। तो मैं नहीं चाहती कि इसमें जल्दबाजी में किसी तरह का इसका पुख्ता और सारी चीज़ों की मैं जानकारी ले लूँ और उसके बाद ही मैं विचार, सरकार का भी जवाब आ जाए उसके बाद ही मैं इस पर फैसला लूँगी। मैम, लेकिन एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि जैसे राजभवन और सरकार आमने सामने है। अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इसी पर बयान था, उनसे पूछा गया कि राजभवन से 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है, उन्होंने कहा विभागों से, तो उन्होंने कहा कि क्या विभाग विधानसभा से बड़े हो जाते हैं? नहीं, देखिए तकनीकी तौर पर न्यायालय का मामला है, और जब वो भी विधानसभा का पास हुआ था 58%, तो जब वहाँ कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सरकार को ही तो डाटा वहाँ प्रस्तुत करना होता है ना, तो विधानसभा में तो वो मामला पास होके आता है। लेकिन न्याय की जो है इस मामले में कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 50 से ऊपर उन्होंने जो जजमेंट दिया है, इंदिरा साहनी वाला जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसी का भी सीएम हवाला दे रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं कि उसमें ये भी कहा गया है कि राज्य अपनी आवश्यकता अनुसार आरक्षण का दायरा बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन उस पर यह भी कहा गया है कि अगर बढ़ाना है तो एक असाधारण परिस्थिति क्या होगी। सबसे बड़ी चीज़ है आपके पास हर वर्ग का क्वांटिफाइबल डाटा के आधार पर उसका पिछड़ापन, उसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तमाम जो क्वेश्चन हाई कोर्ट ने भी कहा था कि ये उन्होंने कई चीज़ों को नहीं माना जो जवाब दिया था, और इसके वजह से वो उन्होंने उस चीज़ की 58 को उन्होंने अस्वीकृत कर दिया था। अब 76 का भी मामला आ गया। तो मेरे सामने ये है कि ये तकनीकी तौर पर ये सारी चीज़ों की जानकारी मुझे लेना है। कल को भविष्य में ऐसे ही इस बिल के साथ भी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है, कोई कोर्ट में जाएगा, निश्चित जाएगा, तो तत्काल में मेरे लिए, और मैं विधियक और जितने भी एक्सपर्ट हैं इससे समझ लूँ, सोच लूँ और इसके बाद ही इसमें फैसला लूँगी। तो एक तरफ आरक्षण संशोधन बिल पर हस्ताक्षर नहीं होने से नाराजगी भी लगातार बढ़ रही है। सामाजिक आयोजन में जनप्रतिनिधियों का विरोध भी शुरू हो गया है। गुनरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद का सामाजिक बहिष्कार किया गया है। गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में पहले विधायक को मुख्य अतिथि बनाया गया था, लेकिन अब आरक्षण रोस्टर नहीं होने का हवाला देकर उनका मुख्य अतिथियों से नाम काट दिया गया। अभी 18 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जो हमारे गुरु पर्व है, उसमें हम कोई भी पार्टी के मंत्री हो या विधायक हो, सांसद हो, बोला हमन अभी हमारे कार्यक्रम में बतौर अतिथि के हमन बहिष्कार करथन, वो बोला अपन कार्यक्रम में शामिल नहीं करथन। मैंने अभी भी कहा ना, ये बहिष्कार नहीं है, उनकी व्यवस्था है। उन लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि सामाजिक पाबंदी लगाकर इस बार हम नेता मंत्री विधायक को नहीं बुलाएंगे। हर वर्ग की अपनी अपनी व्यवस्था होती है, उनका मांग है और सबकी मांगे जायज़ है। और अब दिल्ली से बड़ी खबर। आदिवासी समाज के लोगों ने मुलाकात की जेपी नड्डा से। अधिकार वंचित आदिवासी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे। बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा से समिति के पदाधिकारियों की मुलाकात, और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। जातियों के नाम को सुधारने की मांग उनकी तरफ से कही जा रही है, और लिखने में मात्राओं की गलतियों को सुधारने की मांग की गई है। लोकसभा में बिल लाकर कानून बनाने की भी मांग है, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी इस दौरान यहां पर नजर आए। और रायपुर से एक बड़ी जानकारी। मासूम की मौत में बड़ा खुलासा हुआ है। 14 साल के नाबालिग पर हत्या का आरोप है। जांच में रेप कर हत्या करने का खुलासा हुआ है। दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या हुई है। घर से कुछ ही दूरी पर बच्ची की लाश मिली थी। सट्टू में नाबालिग की हत्या का यह मामला। आरोपी नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना स्थल पर आरोपी को पुलिस लाएगी। क्राइम सीन रिक्रिएट करवाया जाएगा। हुई मासूम बच्ची की हत्या का खुलासा हुआ है। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल इस वक्त मेरे साथ हैं, और नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। सर, पूरा केस क्या था, किस तरह से पुलिस ने ये पूरा मामला सुलझाया, क्योंकि सब कुछ ब्लाइंड था यहाँ पे। 7 दिसंबर को विधानसभा थाना क्षेत्र में एक बच्ची के गुम होने की रिपोर्ट आई थी, जिसमें पुलिस ने 363 का क्राइम दर्ज करके पड़ताल शुरू करी थी।
आसपास के एरिया में छानबीन की जा रही थी। इस बीच जानकारी मिली कि बच्चे की डेड बॉडी एक कॉलोनी के पीछे साइड के एरिया में बरामद हुई है। उसके पश्चात हर एंगल से पुलिस ने जांच पड़ताल की और फाइनली उसी बिल्डिंग का जहां की बच्ची निवासी थी वहीं का जो रहने वाला एक 14 साल का लड़का है उसने ये अपराध किया था। उसने बच्चे की हत्या की थी, बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। उसने बात कबूली है। क्या कोई पिछला कोई रिकॉर्ड बच्चे का मिला है या अपचारी बालक का रिकॉर्ड तो भी चेक कर रहे हैं। आज ही उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके पिता का आपराधिक रिकॉर्ड जरूर था। वो 3 साल पॉस्को के केस में जेल में रहा है। कुछ फोन कंटेंट देखने की भी बात आई है, तो क्या ये मानसिक वजह हो सकती है कि इस तरह की घटना हुई? जो लड़का है अपचारी बालक की गिरफ्तारी हुई है उसने बताया कि वो अपने रिश्तेदारों के, अपने चाचा के, उनके मोबाइल फोन्स पे पोर्न वीडियोस देखा करता था। तो सर अभी किस तरह की कार्रवाई चल रही है? और एक महत्वपूर्ण बात ये कि सीसीटीवी फुटेज इसमें काफी अहम भूमिका रही है इस पूरे मामले के खुलासे में। तब अब सड्डू जो इलाका है वहां पर लगातार आपराधिक घटनाओं की बात आती है, तो पुलिस किस तरह से कोशिश करेगी? सीसीटीवी डेफिनेटली बहुत यूजफुल एविडेंस रहता है हर एक केसेस में, डिटेक्शन के लिए भी और फाइनली किसी को सजा दिलाने के लिए। तो हमारी कोशिश लगातार रही है कि हम लोग कैमरे और लगवाएं। परसों ही खमतरी क्षेत्र में कुछ एरिया था जहाँ पे कैमरे नहीं थे, वहाँ पे 22 कैमरे लगाए गए और लगाने वालों को पुलिस ने सम्मानित भी किया। हमारा प्रयास हर क्षेत्र में रहेगा कि और से और अधिक से अधिक कैमरे लगे। तो बिल्कुल हमारे साथ थे रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल और आपने सुना कि जिस तरह से पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा किया है इसमें सीसीटीवी फुटेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि इस पूरे मसले का खुलासा हुआ तब 8 साल की मासूम का हत्यारा एक नाबालिग ही निकला और जिस तरह से पोर्न कंटेंट देखने का आदी भी बताया जा रहा था। अब आप ये समझिए कि अगर आप अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं तो आपको ये देखना जरूरी है कि वो कौन से कंटेंट देख रहा है और उसकी फिलहाल मानसिक स्थिति क्या है। यह आप पर निर्भर करता है कि आपका बच्चा किस ओर जा रहा है और जो चीजें आपने दी हैं, जो गैजेट्स आपने दिए हैं, उसका किस तरह से वो उपयोग कर रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।